बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास एक रोड है और उसका ये दरम्यान में एरिया इतना है मेरे पास, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इतना है, और इसमें से कार मूव कर रही है मेरे पास। ठीक है, ये कार है, ये कार मूव कर रही है मेरे पास। अब ये कार यहाँ से मूव कर सकती है, एक कार मेरे पास यहाँ से मूव कर सकती है। सपोज करें इसने एरिया में से मेरे पास दो कार्स मूव कर सकती हैं। ठीक है, तो एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड या एक मिनट में कितनी कार्स यहाँ से मूव करेंगी? सपोज कर लेते हैं और 10 कार्स यहाँ से मूव करेंगी। तो अगर मुझे कार को ज्यादा मूव करवाना है तो मैं दो काम कर सकता हूँ। एक तो या तो इन कार की वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूं, स्पीड इनकी तेज हो जाए। ठीक है, तो फिर एक मिनट में पहले अगर 10 कार मूव कर रही हैं तो अगर इनकी स्पीड में डबल कर दूंगा तो मेरे पास कितने कार मूव करेंगे? 20 कार मूव करनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं, एक तो ये तरीका है कि स्पीड को इंक्रीज करने का तरीका आपके पास, दूसरा क्या भैया है कि मैं इसका एरिया चेंज कर दूं, इसका एरिया डबल कर दूं। अब एट अ टाइम मेरे पास दो कार थी, तो एट अ टाइम कितनी मूव कर रही हैं? 4 कार मूव कर रही हैं। और अगर सेम स्पीड में ही मूव कर रही है मेरे पास जो पहले की स्पीड थी, तो 4 कार अगर मूव कर रही है मेरे पास, तो पहले एक मिनट में 10 कार मूव कर रही थी, तो अब वो एक मिनट में ज्यादा कार मूव करनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो 10 से भी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि 4 कार एट टाइम मूव कर रही है, फिर 4 कार एट टाइम मूव कर रही है, तो कितनी मूव कर रही है आपके पास? 8 कार्स। इस तरह करके आपके पास ज्यादा कार मूव करनी शुरू हो जाएंगी। तो बात ये है सिंपल सी कि ये दो चीजों पर डिपेंड कर रही है कि कितनी ज्यादा चीजें यहाँ से मूव करेंगी, यानी कितनी कार्स यहाँ से मूव करेंगी। ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक उसकी स्पीड पे और दूसरा हमारे पास उसकी एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक पाइप है मेरे पास, ये मेरे पास एक पाइप है। ठीक है, अब इस पाइप में से पानी गुजर रहा है मेरे पास। सपोज करें कि इस पाइप में से पानी के जो पार्टिकल्स गुजर रहे हैं इस एरिया में से, जो एक सेकंड में या एक मिनट में जो भी आपके पास टाइम पीरियड आप लेते हैं, उसमें पर सेकंड के हिसाब से यहाँ से जो पार्टिकल गुजर रहे हैं वो 50 पार्टिकल्स गुजर रहे हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आप एक बकेट रख लें, यहाँ पर आकर वो पानी जो है वो इसमें गिर रहे हैं। तो इन मुझे पानी यहाँ पर कितना मिलता है? इतना सा पानी मिलता है, लेकिन मुझे एक सेकंड में ये पानी इतने का इतना चाहिए। तो क्या होगा? या तो मैं इसका एरिया इंक्रीज कर दूंगा, या तो फिर इन पानी की जो है वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूंगा, यानी कि वेलोसिटी का मतलब यह है कि इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दूंगा कि एक मिनट में मेरे पास ज्यादा पानी गुजरे। यानी कि ज्यादा पानी गुजरने का दो तरीके हैं मेरे पास, या तो इसका एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इसमें से ज्यादा पानी गुजरेगा मेरे पास। ठीक है, या तो इसकी वेलोसिटी को मैं तेज कर दूंगा, तब भी क्या हो जाएगा? मेरे पास ज्यादा पानी गुजरेगा। जब यहां से पानी गुजर रहा है, जब वाटर यहां से गुजर रहा है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है आपके पास, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी आपके पास ये कि कोई चीज यहां से गुजर रही है, एक एरिया में से यहां से पानी गुजर रहा है। तो बेसिकली इसको जो पानी जितने एरिया में से गुजरता है उसका क्या कहते हैं? वाटर फ्लक्स कहते हैं हम लोग। तो फ्लक्स का मतलब क्या है? फ्लक्स का मतलब ये है कि एक सर्टेन एरिया में से जोन से भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं, वो जितनी उसमें से गुजरेगी वो क्या होगा? उसका फ्लक्स बताएगा। अगर कम गुजरेगी तो उसका फ्लक्स क्या है? कम है। अगर ज्यादा गुजरेगी तो हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए, जब पानी यहां से गुजर के इसके ऊपर फिल हो गया, तो अब ये वाटर जो है ये एज अ क्वांटिटी यहाँ पर मेरे पास भरा हुआ है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है मेरे पास, ये एक क्वांटिटी है मेरे पास। एक बकेट के अंदर पानी भरा हुआ आपके पास, ये क्या है? एज अ क्वांटिटी भरा हुआ पानी आपके पास। तो ये जो क्वांटिटी है पानी की, तो क्वांटिटी कौन सी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन देने की इसको कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है हमारे पास। तो जोन से भी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो अब जरा हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। तो देखें, अभी मैंने आपको बताया कि किसी एक सर्टेन एरिया में से जितना पानी गुजरता है वो क्या होता है? उसका वाटर फ्लक्स होता है। लेकिन अगर मैं किसी एरिया में से, सर्टेन एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास करवाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब यह है कि आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, वो अपने एक क्या बनाता है? एक फील्ड बनाता है। ठीक है, वो फील्ड क्या होता है? उसके चारों तरफ एक स्ट्रेंथ होती है फील्ड। जहां पर वो लाइंस जो होंगी क्लोजली होंगी वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी। जहां पर लाइंस दूर दूर होंगी वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी।
तो इसकी हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी कि आपके पास एक अगर प्लस चार्ज है तो ये जो होंगी आपके पास ये फील्ड को शो करेगा आपके पास, ठीक है। ये एरो इसलिए मैंने इस तरह से लगा रहा हूं क्योंकि ऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करती हैं नेगेटिव चार्ज में। तो आपके पास अगर इसी तरह ये एक जो लाइंस हैं स्मूथ लाइंस आपके पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपके पास एक ओरिजिनेट हो रही हैं और इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसके आगे मैं अगर एक सर्टेन एरिया रख देता हूँ ये ऐसे करके, तो इसमें से जितनी लाइंस जो हैं वो पास करेंगी वो क्या होंगी, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसमें से देखें 1 और 2 दो लाइंस इसमें से पास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस और दो नहीं कर रही हैं पास, तो इसका मतलब क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है मेरे पास 2 है। लेकिन अगर मैं इस एरिया को इंक्रीज कर दूं, इस एरिया को इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास जो होगी इसकी नंबर ऑफ द लाइंस क्या हो जाएंगी, वो भी इंक्रीज कर जाएंगी 1 2 3 4। तो अब इस एरिया में से टोटल कितनी लाइन पास करी है, 4 लाइन पास करी है, तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपके पास। तो यहां से हमें पता लगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर से, वो ग्रीक लेटर जो है इस तरह से हम लोग लिखते हैं इसको। और अगर आपने यहाँ पर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहे हैं तो आप यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं या कैपिटल ई लिख लें, ये डिपेंड करता है क्या बुक टू बुक वेरी कर रहा है। तो यह बराबर होता है आपका ई डॉट ए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपके पास, इंटेंसिटी होती है आपके पास, ठीक है। और ये क्या होता है आपके पास, एरिया वेक्टर होता है आपके पास, क्या होता है एरिया वेक्टर। अच्छा एरिया वेक्टर क्या होता है, देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है आपके पास, अगर ये एरिया मेरे पास ये रेक्टेंगुलर शेप का डस्टर है, इसका मुझे एरिया वेक्टर चाहिए इस प्लेन का, ये इसका एक प्लेन है, इसका एरिया वेक्टर का मुझे चाहिए, तो मैं इस प्लेन पे क्या कर दूंगा, नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। नॉर्मल टू द प्लेन जो भी मुझे मिल रहा है वो क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा। जैसे ये देखें, ये क्या होती है, इसकी आपके पास लेंथ होती है, ये क्या होती है आपके पास, इसकी ब्रेथ होती है। अगर मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, उसका एरिया मिलता है। तो अगर मैं इसकी लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, इसका एरिया वेक्टर मिल रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसका मिल रहा होता है। अगर मेरे पास ये है प्लेन, अगर मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं नीचे वाली साइड की, तो इस प्लेन का मेरे पास एरिया वेक्टर क्या होगा, इसको मैं नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूं तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस प्लेन का मेरे पास ये एरिया वेक्टर आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लेन में, चाहे वो सर्कुलर प्लेन हो, किसी भी प्लेन में उसके परपेंडिकुलर अगर आप कोई चीज ड्रॉ कर दें, उस प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होना चाहिए वो, तो वो क्या होगा, उसका एरिया वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन पासिस थ्रू अ सर्टेन एरिया, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है किसके पास, हमारे पास एरिया वेक्टर का। तो अगर डॉट प्रोडक्ट को मैं ओपन करके लिखता हूं तो फिर मेरे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आती है, ई ए कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कॉस थीटा आता है। अच्छा तो अगर हम लोग इसको फर्दर आगे देखें, तो अगर मैं यहां पर ये एक डायग्राम बनाता हूं, ये आपके पास एक एरिया है आपके पास, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, यहां से मूव कर रही है, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपके पास एरिया है। अब ये जो एरिया आपके पास इस तरह से पड़ा हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा आपके पास, ये, ठीक है। ये प्लेन है आपके पास, ठीक है, ये मैंने एक प्लेन यहां पर ऐसे रख दिया और यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं यहां से, जो इसके साथ लिंक्ड हो रही हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से इसके साथ लिंक्ड हो रही हैं, तो इसका एरिया वेक्टर आपके पास क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एरिया वेक्टर है, यहां से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके साथ आ रही है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा आपके पास, ये आपके पास इसका एरिया वेक्टर है और ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास ई। तो इन दोनों के दरमियान ये ई है आपके पास और यही आपके पास क्या एरिया वेक्टर है। तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं फ्लक्स की विच इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, तो आपके पास जो होगा आपके पास ई ए कॉस क्या आ जाएगा आपके पास 0 डिग्री। और जब cos 0 आएगा, cos 0 किसके बराबर होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ई ए आ जाएगा आपके पास cos
जो होता है 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये आपके पास फ्लक्स आ जाएगा आपके पास EA, और इट इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्लक्स। ये आपको क्या देगा, मैक्सिमम फ्लक्स देगा आपको। ठीक हो गया जी। तो अगर मेरे पास इस एरिया को अगर मैं इस प्लेन को इस तरह से कर दूं, देखिए इस प्लेन को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से मूव कर रही है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरह से मूव कर रही थी, ये क्या हो गई, इसके ऊपर से गुजर गई, ये इसके नीचे से गुजर गई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर गई, नीचे से इस एरिया के साथ क्या हुआ, इंटरेक्ट नहीं की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और वैसे भी देखें इस एरिया वेक्टर का, एरिया जो वेक्टर है इस प्लेन का, वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो जब एरिया वेक्टर आपके पास यहाँ पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास यहाँ से इस तरह से मूव कर रही है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कौन सा हुआ, 90 का एंगल हुआ। ये आपके पास इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर है इस प्लेन का, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से मूव कर रही है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल हुआ आपके पास कौन सा बना है, परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है, विच इज इक्वल टू क्या बन रहा है आपके पास, थीटा 90। तो आपके पास जो थीटा है वो क्या बन रहा है आपके पास, 90 बन रहा है इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है किसके, एरिया वेक्टर के। तो आपके पास फिर फॉर्मूला क्या बन गया, फ्लक्स क्या है आपके पास, E A cos थीटा, थीटा यहाँ पर क्या आपके पास 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास, cos 90 क्या होता है आपके पास, 0 होता है। तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा फिर आपके पास, E A इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा आपके पास, यानी कि आप 0 कर लें या मिनिमम फ्लक्स इसको कह लें। ठीक है, तो ये आपके पास मिनिमम के लिए, और ये आपके पास कौन सा फ्लक्स है, मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान में भी कोई फ्लक्स हो सकता है, कि सिर्फ हमारे पास मैक्सिमम ही हो सकता है या 0 हो सकता है। तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम के दरमियान में किसी भी एंगल में फ्लक्स हो सकता है। उसको देखें कैसे हम लोग देखते हैं। ये देखें, अगर मैं ये डायग्राम दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पर ये आपके पास एरिया है, जिस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है आपके पास। ठीक हो गया, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मूव कर रही है यहाँ से। ठीक हो गया जी। अब देखें इसका जो आपके पास एरिया वेक्टर था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहां तक आपके पास क्या मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये आपके पास क्या था, इसका एरिया वेक्टर था। ये वाला आपके पास क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास। लेकिन अगर मैं इस एरिया को, ये जो आपके पास एरिया है, इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, यानी कि थोड़ा सा नीचे की तरफ जाऊं, ये एरिया ऐसे है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं एरिया को, तो ये मेरे पास जो एरिया बनेगा वो आपके पास इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब मेरे पास ये एरिया इस तरह से बना आपके पास, यहां तक ये थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। अब ये एरिया यहां से आपके पास ये एरिया बन गया इसका। ठीक है, ये ऐसे, तो अब आपके पास ये एरिया बन गया इसका। तो एरिया, पहले ये जो एरिया था इसको आप ए का नाम दे दें, ये पूरा कंप्लीट एरिया। तो ये भी कितना होगा आपके पास, ए, क्योंकि मैंने उसकी लेंथ को तो नहीं चेंज किया, जस्ट उसको मैंने आपके पास ऐसे पढ़ा था पहले ही, अब मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे टिल्ट कर दिया। तो अब ये एरिया नीचे आ गया, लेकिन इसकी ये वाली लेंथ तो सेम है आपके पास। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये एरिया ऐसे आ गया आपके पास। ठीक है, तो जब ये आपने इसको एरिया को यहां से नीचे किया, तो आपके पास देखें, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये गुजर गया, ये मूव कर रही है आपके पास, ये पास कर रही है, ये यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, और ये जो ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपके पास पास नहीं कर रही हैं। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये इस एरिया में से अब पास करना नहीं कर रही, लेकिन जबकि पहले पास कर रही थी जब एरिया आपके पास सीधा था। अब इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही, ओनली ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसमें से पास कर रही हैं। तो अगर मैं देखें इसका वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो ये देखें, ये आपके पास ऐसे, ठीक है, तो इसके साथ जो आपके पास जो एंगल बन रहा है वो यहां पर बन रहा है एंगल, ये आपके पास एरिया आ गया आपके पास, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, इसमें से मूव कर रही है। तो आपके पास ये जो एंगल बन गया वो कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा। और अगर मैं इसका ये यहां पर एक वेक्टर लेता हूं, ये वाला, ये परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करता हूं, तो ये अगर मेरे पास थीटा है जो इसके साथ पहले बन रहा था, तो अब ये वाला थीटा आ जाएगा आपके पास, ये एंगल। देखें कि अगर मेरे पास ये एरिया वेक्टर है ऐसे, ठीक है, और ये इसके साथ यहाँ पर मेरे पास एक थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, तो अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इस ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल लाइंस के दरमियान में हमने पढ़ा कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं जो आपके पास
अल्टरनेट एंगल, ये एंगल इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो यहाँ पर आपके पास ए है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इस शेप को मैं इस तरह से आपको शो कराता हूँ, लेकिन ये दो पैरेलल लाइंस थी मेरे पास, ये आपके पास एरिया वेक्टर था, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका जो प्रोजेक्शन मेरे पास इस डायरेक्शन में है मौजूद, वो क्या होगा, ए का क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा। इसकी जो प्रोजेक्शन है, इस वेक्टर की जो प्रोजेक्शन, ये अगर मैं रेफरेंस एक्सिस बना दूं तो इसकी जो प्रोजेक्शन है, इस एरिया वेक्टर की जो प्रोजेक्शन एक्स डायरेक्शन में है, वो क्या मेरे पास ए कॉस ऑफ थीटा है, ठीक है। दोबारा इसको समझ लें, एकदम मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जरा क्लियरली करके हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर ये मेरे पास एक एरिया है, इसको एरिया को मैंने टिल्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ये इसको मैंने क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया ऐसे, इस एरिया को मैंने यहाँ पर टिल्ट कर दिया। पहले यहां से लाइन ये गुजरेगी आपके पास, अब ओनली ये वाला जो फ्लक्स है आपके पास, ओनली ये वाला जो फ्लक्स है, अब ये लिंक्ड हो रहा है किसके साथ, इस एरिया वेक्टर के साथ। तो पहले आपके पास ये था एरिया, अब आपने उस एरिया को थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर दिया, यानी कि इस थीटा एंगल में आपने क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया। पहले एरिया आपके पास ये था, अब आपने, चले इसको इस तरह से देखें, अच्छा पहले आपके पास था एरिया ये वाला इस तरह से, ठीक है। तो अब आपने इस एरिया को देखें, ये सपोज करें ये एरिया था, अब आपने इस एरिया को ऐसे टिल्ट कर दिया नीचे, तो ये इसने इसके साथ एक एंगल बनाया थीटा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ठीक है। तो इसको भूलें, जस्ट आपने इसको आपने नीचे की तरफ थोड़ा सा कर दिया, इस एंगल पे, कितने एंगल पे किया नीचे, थीटा एंगल पे आपने इसको नीचे कर दिया। अब जब आपने थीटा एंगल इसको नीचे कर दिया है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, अब यहां तक गुजर रही है, इसका लेंथ तो इसकी इतनी ही है आपके पास जितनी पहले थी आपके पास, ठीक है। तो इसको आप ए कह लें, लेंथ इतनी है आपके पास। अब ये आपके पास जो कर रहा है थीटा एंगल जो यहाँ पर बना रहा है, इसके बिल्कुल मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, जो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल। अगर ये थीटा है तो फिर ये भी क्या होगा, मेरे पास थीटा होगा आपके पास, और ये क्या आपके पास एरिया है, ए वेक्टर है आपके पास। तो इस ए का जो यहाँ पर प्रोजेक्शन पड़ेगी, यानी कि इस ए वेक्टर की जो इसके ऊपर आपके पास प्रोजेक्शन पड़ेगी इस डायरेक्शन में, क्या होगा, ए कॉस ऑफ थीटा होगा आपके पास, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको इसको इस एंगल में बना के मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपके पास एरिया वेक्टर था, इसका जो आपके पास ये एंगल थीटा था, वो ये वाला एंगल था बराबर आपके पास, और यहाँ पर मैंने अगर कोऑर्डिनेट्स बना दी है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस ए का जो प्रोजेक्शन इसके ऊपर पड़ेगी यहाँ पर, तो वो क्या होगा यहाँ पर ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और जो वर्टिकल लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं। तो ये वाली प्रोजेक्शन कौन सी होगी आपके पास, ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्शन इसने यहाँ पर बनाई, इस एरिया वेक्टर की जो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन बनी है, वो क्या बनी है आपके पास, ए कॉस ऑफ थीटा। और ये जो ए कॉस ऑफ थीटा है वो इसी डायरेक्शन में आपके पास, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है आपके पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी क्या है आपके पास, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। ये वाले इस एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, उसकी डायरेक्शन है इसी जगह पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी भी डायरेक्शन इसी जगह पे है। तो अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसी डायरेक्शन में, जो इस एरिया से लिंक्ड है, जो टिल्ट एरिया से लिंक्ड है वो, और मल्टीप्लाई करेंगे जितने एरिया, कितने एरिया से लिंक्ड है, ए कॉस ऑफ थीटा से, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, अगर मैं एक एरिया को किसी भी एंगल में टिल्ट करता हूं तो उस एंगल में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया में से गुजरेंगी, वो किसके बराबर होगा आपका फ्लक्स, ई ए कॉस ऑफ थीटा के बराबर होगा। ये क्या है, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपके पास, ये ई ए कॉस ऑफ थीटा। और हम बात कर चुके हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आपके पास। ये कौन सी क्वांटिटी है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं एरिया में से पास कर सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास एरिया वेक्टर में से जितनी भी उस लाइन पास कर सकते हैं वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूं तो E का जो यूनिट होता है आपके पास किसके बराबर होता है, E बराबर होता है आपके पास F ओवर Q। इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी है वो बराबर होती है F ओवर Q के बराबर होती है, और एरिया आपके पास क्या होता है,
एरिया आपके पास ये होता है, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है आपके पास कूलम और एरिया का यूनिट होता है आपके पास मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर जो होगा ये इसका यूनिट आपके पास आ जाएगा, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट आ जाएगा आपके पास। तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस पासेस थ्रू अ सर्टेन एरिया। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी किसी एरिया में से गुजरेंगी वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपके पास के एरिया कितना बड़ा है या छोटा है और कितनी लाइंस जो है आपके पास उसमें से पास कर रही हैं, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा, आपके पास मिनिमम फ्लक्स कब होगा? कि जब आपके पास एरिया वेक्टर जो है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एरिया वेक्टर, एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, इस एरिया वेक्टर की बात कर रहा हूं। ये एरिया वेक्टर जो होगा आपके पास परपेंडिकुलर होगा किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मूव कर रही है और ये एरिया क्या आपके पास वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो एरिया है ये तो उसके पैरेलल है। ये देखें, इसको दोबारा समझें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से मूव कर रही है, ये एरिया जो है ये इसके क्या पैरेलल, लेकिन इस एरिया का जो एरिया वेक्टर है जो नॉर्मल टू द सरफेस होता है, यानी कि नॉर्मल टू द सरफेस का मतलब है कि उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या इसके परपेंडिकुलर है। तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जो परपेंडिकुलर है तो उसका जो फ्लक्स होगा आपके पास क्या होगा? जीरो, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बनेगा, तो cos 90 क्या होता है आपके पास? जीरो होता है। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से मूव करें कि उसका एरिया वेक्टर क्या है इसका यहां पर होगा, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक लाइंस दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो जब दोनों के दरमियान में एंगल जीरो होगा तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर की बात नहीं करता, खाली एरिया की बात करता हूं, तो इसका जो खाली एरिया है वो इस लाइंस के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, एरिया उसके क्या है? परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया वेक्टर क्या है? उसके पैरेलल। एरिया और एरिया वेक्टर में क्या फर्क है? ये खाली एरिया की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जब मैं इसका एरिया वेक्टर की बात करूंगा तो जो इस प्लेन के, इसका क्या होता है? प्लेन होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूं, ये परपेंडिकुलर इस प्लेन का क्या है? ये, तो ये क्या है इसका? एरिया वेक्टर, और ये खाली क्या है इसका? एरिया। तो एरिया तो परपेंडिकुलर होगा लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा? उसके पैरेलल होगा। ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो दोनों क्या इसके पैरेलल होंगे। तो जब पैरेलल होगा एरिया वेक्टर, यहां पर हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि ऊपर क्या वेक्टर का निशान है। तो जब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो आपके पास क्या आएगा? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैंने किसी एंगल पे लेना है, यानी कि एरिया को मैंने टिल्ट कर दिया नीचे की तरफ, जैसे यहाँ पर मैंने टिल्ट कर दिया नीचे की तरफ, तो अगर आपने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हम क्या करते हैं? इस एरिया का कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं, इधर ये आ जाता है आपके पास a cos थीटा, और a cos थीटा में से इस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास करेंगी वो क्या होगा? उसका फ्लक्स होगा किसी भी एरिया का जो टिल्ट हुआ होगा एरिया, यानी कि किसी एंगल में आपके पास मौजूद है, थीटा एंगल में उसको हमने टिल्ट किया, उसमें से कितनी जो है आपके पास फ्लक्स मूव करेगा। देखें यहां से पहले पूरा ये आपके पास एरिया था, इसमें सारा फ्लक्स की लाइन पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसमें से मूव कर रही थी इस पूरे एरिया में से, लेकिन मैंने इस एरिया को टिल्ट कर दिया नीचे। अब ऊपर वाली लाइन तो सीधी स्ट्रेट जा रही थी लेकिन वो उसमें से पास नहीं की, तो इसका मतलब इसका फ्लक्स क्या होगा? नहीं होगा, यहाँ पर फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन जब इस एरिया में से जो लिंक्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो लाइंस लिंक्ड है वो हमें क्या देगा? फ्लक्स देगा। तो इसका फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इस वेक्टर का एक प्रोजेक्शन लेता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वो मेरे पास क्या आता है? a cos थीटा। उस a cos थीटा को मैं e से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास उस a का फ्लक्स आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे उसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड फिगर है और उस क्लोज फिगर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में लाकर रख देता हूँ या उसके आगे रख देता हूँ तो तब फ्लक्स कितना होता है। और अगर मैं किसी चार्ज को उस क्लोज फिगर के अंदर रख देता हूँ, इनसाइड द क्लोज फिगर अगर मैं किसी चार्ज को रख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, तो तब फ्लक्स कितना होता है, ठीक है। तो इससे फिर हम लोग आगे फर्दर ये स्टडी करने के बाद हम लोग गॉसेस लॉ पे जाएंगे कि गॉसेस लॉ ने हमें क्या बताया था एक क्लोज्ड फिगर के बारे में, ठीक है जी। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।